हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंह आडिया और आज हम करने वाले हैं आपकी इतिहास की पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। देखिएगा, 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते थे कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता है और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा देता है। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और उनको दीकुओं यानी बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है जो छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उरांव भी शामिल थे। वे सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था जिन्हें दीकू कहा जा रहा था? वे बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था? आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था? इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ सवालों पर विचार करेंगे। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेदभाव भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे होते थे, लेकिन इनका यह मतलब भी नहीं था कि आदिवासियों के बीच कोई सामाजिक और आर्थिक फर्क नहीं था। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे? 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। वह झूम खेती करते थे। जो लोग हैं वो झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती है। ये लोग जमीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और जमीन पर उगी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद में घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली जमीन पर छिड़क देते थे, क्योंकि जो राख होती है, राख में पोटाश होती थी जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ को काटते थे और कुदालों से जमीन की ऊपरी सतह को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी। वह जगह कई साल तक पड़ती पड़ी रहती थी। घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। इन आदिवासी समुदायों की जिंदगी जंगलों में बेरोक-टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए जमीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरीके से घुमंतू खेती कर सकते थे। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाला खोट समुदाय इसी तरह का समुदाय है। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते हैं और जो हाथ लगता है उसे आपस में बांट लेते हैं। वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते हैं। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते हैं। इलाज के लिए वे बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाजारों में बेच देते थे। जब भी बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े और चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी तो वे खोंट समुदाय के लोगों से ही कहते थे। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। वे अपनी चीज़ वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांवों में नौकरी भी करते थे। कोई बोझ ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पाद कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे मध्य भारत के बैंगा औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैंगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मजदूरी करना बेगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमतों पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया।
लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी जिंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती तो वे दूसरे इलाकों में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लंबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे और कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं आगे। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले ही बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिक कर खेती करने लगे थे। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह जमीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने सबसे पहले आकर जमीन को साफ किया था। लिहाजा जमीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे और बाकी उनके अनुयायी होते थे। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने के बजाय अक्सर अपनी जमीन बंटाई पर दे देते थे। ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी, संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसाना और सभ्य बनाना ज़रूरी है। औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों का जीवन बदल गया। आओ देखिए कि ये बदलाव क्या हुए। आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी और वे जमीन और वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना तो मिला रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई और उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था और अंग्रेजों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी वह अब नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ। तो ऐसे समूहों से अंग्रेजों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे और एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे। वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह जो है वो एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने जमीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने जमीन को मापकर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेजों की कोशिशें बहुत कामयाब नहीं रही। जहां पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो वहां हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेजों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी भारी असर पड़ा। अंग्रेजों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये ऐसे जंगल थे जहां अंग्रेजों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने और झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोजगार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेजों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। समस्या यह थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को
जंगल में जमीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की भी छूट होगी, बशर्ते गांवों में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए। चलिए बात करते हैं आगे। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकारी गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोग्रम संगमा द्वारा असम में और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। चलिए बात करते हैं आगे। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों से क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाजारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेजी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्ज देते थे और उनके कृमि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृमि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इनके बाद इन कृषि कोमों को बर्दवान या गया भेज दिया गया था या उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता था। निर्यातक और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। रेशम उत्पादकों को कुछ मामूली फायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। चलिए बात करते हैं आगे। काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदार की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों द्वारा व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी थी। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाए और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ ही कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गांवों को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे
अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प ले। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों में से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेजों की भूनीतियां उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों से महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम है। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। तो चलिए, ये पाठ हमारा पूरा होता है और इसके जो प्रश्नोत्तर हैं चलिए वो PDF के माध्यम से देख लेते हैं। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरें। अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश के रूप में वर्णित किया। जंगली। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को छितराना कहा जाता है। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को भूमि का स्वामित्व मिल गया। आगे देखिए, असम के डैश और बिहार की डैश में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। तो असम के बागान और बिहार की खादान में काम करने के लिए। आगे बात करते हैं, सही और गलत बताइए। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते हैं और बीज रोपते हैं, तो ये तो बात गलत है, ऐसा वो नहीं करते हैं। वो जनरली चितराई करते हैं, चितराना जो है उसे कहते हैं। व्यापारी संथालों में कृमि कोश खरीदकर उसे 5 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचते थे, ये बात सही थी। बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपना शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें और ये सब इनमें यकीन करना छोड़ दें, तो ये बात बिल्कुल सही है। अंग्रेज आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखना चाहते थे, तो ये बात बिल्कुल गलत हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ब्रिटिश शासन में घुमंतू काश्तकारों के सामने कौन सी समस्या थी? उन्होंने जमीन को मापकर प्रति एक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ ही किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया गया। पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। आगे देखिएगा, औपनिवेशिक शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं की ताकत में क्या बदलाव आया? उन्हें कई गांवों पर जमीन का मालिकाना हक तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छीन ली गई। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेजों को नजराना देना पड़ता था। अंग्रेजों के प्रति निजी की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले जो उनके पास जो ताकत थी अब वो नहीं रही, परंपरागत कामों के लिए लाचार हो गए। अगला प्रश्न देखिए, दिकुओं से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? तो आदिवासी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। उनकी आजीविका खतरे में थी। उनके धर्म छिन्न भिन्न हो रहे थे। अगला प्रश्न देखिए, बिरसा की कल्पना युग में स्वर्ण युग किस तरह का था? अपनी राय में ये कल्पना लोगों को इतनी आकर्षित जो है क्यों लग रही थी आपकी राय से? तो देखिए, वे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे, जिसमें मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेड़ पालने के लिए खेती करते थे और कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें और एक जगह टिक कर रहें। वे अपने ही खेत पर काम करें। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपनी बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाएं और वे ईमानदारी से जिएं। चलिए आगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आप देख सकते हैं।
ये सारे के सारे छोटी छोटी शब्दावलियों वाले प्रश्न है जो कि पाठ के बीच में से हैं, ये आप देख लेंगे। चलिए, इसी के साथ हमारा जो अध्याय है वो मुख्य रूप से पूरा होता है और अगले अध्याय के लिए मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।